प्रणाम। मैं श्याम सुंदर जियाणी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं रायसिंह नगर के एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज के ऑनलाइन स्टूडियो से आप सबके साथ में पर्यावरण के विषय पर अपनी बात साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज हमने इस टॉक का जो शीर्षक रखा है वो है 3 शब्दों पर 3 बातें। ये 3 शब्द है पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पर्यावरणीय लोचशीलता और जलवायु सशक्तिकरण। अगर इंग्लिश में बात करें तो एनवायरमेंटल सेंसिटाइजेशन, इलास्टिसिटी एंड क्लाइमेट एम्पावरमेंट। ये 3 शब्द क्या हैं और आज के बदलते समय में इनकी जरूरत क्यों है, इस पर बात करने से पूर्व थोड़ी सी एक बात हमने जो पिछले कुछ सालों में हमारे आसपास के परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव डाला है उसको लेकर के हम थोड़ी सी बात करते हैं। अभी आप ये जो सामने एक चार्ट देख रहे हैं, ये नासा द्वारा उपलब्ध करवाया गया कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन का विवरण है। इसमें आप देखिए कि 8 लाख साल पूर्व से लेकर के और अब तक करंट जो ईयर है उस तक की जो वातावरण में कार्बन सांद्रता है उसको लेकर के बात की गई है और इसके क्या प्रभाव हम पे पड़े हैं उस पे भी हम बात करेंगे। यहां अगर हम देखें तो ये 8 लाख साल है। 8 लाख साल से लेकर के और 1950 तक की हम अगर बात करें तो ये इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ये पार्ट्स पर मिलियन, ये मापने की एक इकाई है पीपीएम, उसमें दर्शाया गया है। तो हम अगर देखें तो 8 लाख साल पहले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो 260 पीपीएम था और ये कभी थोड़ा बढ़ा कभी घटा, ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। ये वो आइस एज जो बीच बीच में आए उनके बारे में दर्शाता है। और करते करते हम जब 1950 की बात करते हैं तो 1950 में भी आप देखिए कि इसका जो लेवल है वो 300 है। तो कुल मिलाकर के ये अगर 260 से 300 यानी 40 पीपीएम के अंदर ही ये घटता बढ़ता रहा है 8 लाख साल में। किंतु 1950 से 1970 1950 से 2020 मात्र 70 साल, और 70 साल में पीपीएम का जो लेवल है वो 420। तो हमने 70 साल में इसका 120 पीपीएम इंक्रीज कर दिया है। तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बढ़ने से क्या गड़बड़ हुई है हम अभी उसकी बात करेंगे। ये जो हमारा अगला मैप है ये ग्लोब देख रहे हैं। इस ग्लोब के ऊपर आप देखिए एक सन अंकित है 1972 से 1976। ये बात करता है, ये भी नासा के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। 1972 से 1976 में हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर तापमान की दशाएं क्या थी। ये इस तरफ आप देखिए सेल्सियस में तापमान का लिखा हुआ है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये बीच का सा रंग जो हम ऑफ वाइट जिसको कह सकते हैं, उससे जो नीचे गहरा नीला रंग हो रहा है ये सामान्य से नीचे के तापमान को दर्शा, जो लाल रंग की तरफ ऊपर जा रहा है ये तापमान वृद्धि को दर्शा रहा है। तो 1972-1976 में हमारी धरती है उसमें तापमान की स्थिति धरती पे इस तरह की थी। ये जो बीच बीच में आप धब्बे देख रहे हैं यहाँ पे तापमान सामान्य से अधिक था, जहाँ पे गहरा नीला रंग है यहाँ सामान्य से कम था, और बाकी जो ये बीच की स्थितियां यहाँ पे तापमान है वो सामान्य एवरेज टेम्परेचर था। किंतु उसके बाद में हम आते हैं 20 साल बाद 72-76 से 92-96। 1992-96 में तापमान की स्थितियां ऐसी हो गई। पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में जो अंतर है वो आप देख रहे हैं कि अब पीलापन ज्यादा है। किंतु जब इससे आगे की हम स्थिति की बात करते हैं तो ये 2012-2016 यानी उससे 20 साल बाद, इसमें आप देखिए पूरी धरती पीली तो नजर आ ही रही है, साथ में ये पूरा हिस्सा है ये लाल हो गया है। ये लाल हिस्सा इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे तापमान है वो सामान्य से अधिक है। सामान्य से कितना अधिक है आप देखिए कि ये जब 1 डिग्री से ऊपर जा रहा है तब लाल रंग आ रहा है।
तो ये जो टेम्परेचर में राइज हुआ है, इस टेम्परेचर में राइज होने के कारण जो बड़ी तब्दीली आई है, वो तब्दीली आई है ये कि हमारा जो वर्षा का स्वरूप है, बारिश का, वो स्वरूप बदल गया है। यहाँ पे फिर आप देखिए कि ये जो तापमान में अंतर की एक स्थिति आपके सामने है। 1986 और 2005 में तापमान की स्थितियां ये थी, और प्रोजेक्टेड जो तापमान है यानी 2081-2100 में जब हमारी अगली और उससे अगली पीढ़ी इस धरती पे होगी, तब जो तापमान होगा वो इस तरह से इस कदर धरती लाल हो जाएगी। अगर हम आज जो गतिविधियां कर रहे हैं, इन्हीं गतिविधियों को जारी रखते हैं, तो स्थितियां ये हो जाएंगी। 1986-2005 में ऐसी थी धरती, और 2081-2100 में ऐसी होगी। इसका जो फर्क है, वो फर्क अगली स्लाइड से हमें समझ में आएगा। ये जहां तापमान को दर्शा रहा है, वैसे ही ये जो चित्र है पृथ्वी का, ये चित्र हमें बता रहा है बारिश के पैटर्न को। अब अगर हम बारिश की बात करें तो ये 1986 और 2005, अब हम दुनिया को एक बार भूल जाते हैं, भारत की बात करते हैं। 1986-2005 में हम अगर बात करें तो ये हमारा भारत है नक्शे में, और ये पूरा भारत जो है, ये पूरे भारत के अंदर ये डॉट है, ये बारिश को बता रही है कि हमारे यहाँ पे बारिश की अच्छी स्थिति थी। किंतु हम अगर इधर आते हैं कि 2081-2100 में स्थितियां कैसी होगी, तो ये आप भारत का नक्शा देखिए, और इस नक्शे में देखिए कि 3 बूंदें ही सिर्फ नजर आ रही है बारिश की। ये भारत का नक्शा, इस तरफ बारिश की 3 बूंदें ही इसमें नजर आ रही है हमें, इसके अलावा पूरा इलाका खाली है एकदम। तो ये जो स्थितियां हैं, किंतु एक चीज और इसमें जो गौर करने लायक है वो ये है कि ये जो बीच में आपको निशान दिखाई दे रहा है गहरा रंग, इस नक्शे में अगर आप देखें तो ये बीच में जो गहरी लाइनें हैं, ये गहरी लाइनें हैं बाढ़ की सूचक। और इस तरफ अगर हम देखें हमारे नक्शे में तो कहीं इस तरह की बाढ़ की पट्टी नजर नहीं आ रही है, यानी जो परंपरागत रूप से जहां जहां नदियां हैं और थोड़ा पानी बहता है वो है। किंतु अभी हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी जो नदियां हैं उनका पेट चौड़ा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेस में रेनफॉल हो रहा है। अभी जो टिड्डी का हमला हुआ उसका भी कारण ये है कि अरब प्रायद्वीप और ईस्टर्न अफ्रीका के जो देश है वहां पे चक्रवात की वजह से ज्यादा बारिश हुई, इसके कारण नमी और घास हो गया, और उसने टिड्डियों की संख्या में एकदम विस्फोट पैदा कर दिया। तो ये जो बदलाव आ रहा है ज्यादा बारिश का, इस ज्यादा बारिश के बदलाव से जो स्थितियां हो रही है, स्थितियां और तरह की तब्दीली धरती पे ला रही है। वो कैसी तब्दीली ला रही है? कई जगह सूखा, कई जगह ज्यादा बारिश। जहां ज्यादा बारिश वहां पे कई नई तरह की बीमारियां, नई तरह की वनस्पति, और उसके साथ में फिर तालमेल के लिए एक नई प्रक्रिया। और साथ ही साथ जब बारिश ज्यादा होती है, हमारी सड़कें और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो जो पैसा हमारे स्कूल में टीचर्स की नियुक्ति के लिए चाहिए, जो हमारे हॉस्पिटल्स की जो स्थितियां उनको ठीक करने के लिए चाहिए, मजबूरन वो पैसा सरकार को उस डिजास्टर को मैनेज करने में लगाना पड़ता है। और उस वजह से जो हमारा प्लांट बजट का एक बड़ा हिस्सा है वो उधर चला जाता है, और इस कारण मानव संसाधन का विकास है वो प्रभावित होता है, और उसकी मार पड़ती है आम आदमी पे, हम जैसे गांव के रहने वाले लोगों पे, या गरीब शहरी तबके के ऊपर। अब अगली स्लाइड में हम इस चीज पे बात करेंगे कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा मात्रा है, इसके अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है। मीथेन की मात्रा कम है, पर ये इसकी जो वातावरण को गर्माने में की इसकी जो क्षमता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। किंतु कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा है, इसलिए उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब ग्रीन हाउस गैस में हम इन तीनों गैस की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की और ओजोन की और नाइट्रस ऑक्साइड की। तो ये जो तीनों गैस है, हमारी गतिविधियों के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां से ये गैस उत्सर्जित होती है, उसको हम देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से। हमारा जो बिजली का और जो प्रोडक्शन होता है, उस बिजली के प्रोडक्शन से कुल ग्रीन हाउस गैसों का 25% उत्सर्जित होता है। ये विशेषकर होता है हमारे जो कोल बेस्ड यानी कोयला आधारित जो पावर प्लांट है, जिनको अपन थर्मल पावर प्लांट कहते हैं,
वहां से 25% कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 25% निकलता है। दूसरा ये जो है एग्रो और फॉरेस्ट लैंड यूज यानी कृषि और वानिकी संबंधी जो भूमि का उपयोग होता है उससे 24% ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तीसरा जो बड़ा सेक्टर है वो है बिल्डिंग्स, जो भवन निर्माण की जो गतिविधियां हैं उससे 6.4%, यातायात में 14%, उद्योगों में 21% और दूसरे बाकी जो छोटी मोटी गतिविधियां उनमें 9.6% ये कुल उत्सर्जन होता है। इसमें जो ऊर्जा का हिस्सा सबसे ज्यादा है 25%। ऊर्जा में भी आप देखें तो 1.4% तो ऊर्जा से, 11% उद्योगों से, 0.3% यातायात से, 12% बिल्डिंग से और 0.87% जो है वो कृषि और वानिकी संबंधी गतिविधियों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उससे ये उत्सर्जित होती है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है ये करती क्या है? एक बहुत छोटा सा प्रयोग, सर्दी के दिनों में जब हम देखते हैं कि रात में आसमान में खूब सारे बादल होते हैं, उस दिन ठंड कम होती है। वो ठंड इसलिए कम होती है कि धरती का जो हीट बजट है, ऊष्मा बजट, वो 0 होता है। जितनी रेडिएशन धरती लेती है सूरज से वो वापस उसको लौटा देती है। किंतु जिस दिन आसमान में गहरे बादल छाए होते हैं उस दिन जब धरती वापस जो ऊष्मा भेजती है वो उनमें अटक जाती है। तो उनमें अटकने की वजह से धरती की सतह का तापमान ज्यादा होता है। इसीलिए सर्दी के दिनों में भी जब आसमान में बादल होते हैं तो रात में हमें ठंड है वो कम लगती है। ठीक इसी तरीके से ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये क्या करती है कि ये वातावरण में जब इनकी मात्रा ज्यादा होती है तो सूरज की जो किरणें धरती पे आती है उनका तरंग दैर्ध्य, उनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। छोटी वेवलेंथ होने की वजह से वो धरती तक आ जाती है और वापसी में दीर्घ वेवलेंथ उसकी जो होती है, लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से वो उनमें अटक जाती है और इस कारण धरती का तापमान है वो बढ़ता है। इन दिनों में गर्मी है, हम अगर शीशे बंद करके गाड़ी को खड़ा कर दें तो हमारी गाड़ी बाहर का जो तापमान होता है उससे ज्यादा गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरणें है वो शॉर्ट वेवलेंथ के कारण अंदर तो आ जाती है, पर जो कांच है वो वापस जब रेडिएशन होता है तो वो शॉर्ट वेवलेंथ है वो लॉन्ग वेवलेंथ में बदल जाता है और उसको जाने से रोक देती है। तो जिस तरह से हमारी गाड़ी अंदर से धूप में हम खड़ी करते हैं गर्म हो जाती है, एग्जैक्टली इसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है उस पे जब ग्रीन हाउस गैस का वातावरण में उत्सर्जन ज्यादा होता है तो यूं मान लीजिए कि हमने गाड़ी के शीशे बंद करके और उसको धूप में खड़ा कर दिया है। तो इस तरह से वो काम करती है और वापस वो जाती नहीं है, पूरी ऊर्जा अटक जाती है वातावरण में, उससे हमारी धरती है उसकी सतह का तापमान बढ़ता है। अब धरती की सतह का जो तापमान बढ़ता है वो तापमान कहां कहां का बढ़ता है अगली स्लाइड में हम उसके चर्चा करेंगे। ये एक चार्ट है कि कुल जो ग्रीन हाउस गैसेज के कारण गर्मी अटकती है पृथ्वी के वातावरण में, वो जो गर्मी अटकती है उसका 93.4% हिस्सा हमारे समुद्रों को झेलना पड़ता है। इससे समुद्र गर्म हो जाते हैं। अब समुद्र गर्म होते हैं तो क्या होता है? समुद्र के गर्म होने से एक तो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव और जो इसके अलावा समुद्र के अंदर जो मूंगे की चट्टानें हैं, कोरल रीफ, जो कि समुद्र की जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, समुद्र के जीवन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो मरते हैं, प्रभावित होते हैं। दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि जैसे समुद्र की सतह का तापमान ज्यादा होगा उसके संपर्क में आने वाली जो हवा है उसके अंदर जो जल का वाष्पीकरण होता है समुद्र से, उसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो उस हवा में जल वाष्प की जो सांद्रता है, मात्रा है, वो बढ़ जाएगी। जैसे जल वाष्प की मात्रा उसमें ज्यादा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? उससे चक्रवात पैदा होगी, बारिश होगी। अभी अभी हमने देखा कि अम्फन चक्रवात आया पश्चिमी बंगाल में और अभी 3 तारीख को निसर्ग आ गया मुंबई में। तो ये जो चक्रवात लगातार बढ़ रहे हैं ये इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि समुद्र वो गर्म हो रहा है। अब पानी को हम गर्म करेंगे तो भाप निकलेगी, पानी उड़ेगा ना, तो ऐसे वो पानी उड़ करके आसमान में आ रहा है। अब आसमान में वो ठहर तो सकता नहीं परमानेंट, बहुत ज्यादा अगर ठंड है तो वो फिर ओलों में बदल जाता है और बेमौसम की ओलावृष्टि हम सब देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों में। और या फिर वो जरूरत से ज्यादा बारिश होती है, फसलें बर्बाद हो जाती है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है और भी बहुत तरह की जान माल की हानि उसमें होती है। ये हम सब इसके बारे में जानते हैं। ये जो समुद्र हीट ले रहा है इसकी वजह से होता है। अब समुद्र में इतनी ज्यादा ऊष्मा इसलिए जाती है क्योंकि धरती के ऊपर बड़ा एरिया है, उसको समुद्र ने घेर रखा है। इसके अलावा 2.3% जो है वो तापमान है वो वातावरण में अटका रह जाता है, गर्मी उसके कारण वहां होता है। और हमारी जो भूमि है, भूमि के ऊपर 2.1% है वो
ऊर्जा है, जो गर्मी है, वो उसके हिस्से में आती है। और हमारे जो ग्लेशियर्स है, हिमखंड, अब हिमखंड कहाँ है? हमारे हिमालय के ऊपर हिमखंड है जिससे हमारी नदियां निकलती है। ऐसा ही विश्व में और बहुत सारे पहाड़ है, उनके ऊपर ग्लेशियर है। इसके अलावा हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पे पूरी आइस कैप है, एक तरह से दोनों तरफ टोपियां हैं बर्फ की। तो वो जो बर्फ की टोपी है वो धीरे धीरे पिघल रही है। उनके पिघलने से क्या हो रहा है? समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, प्लस समुद्र में उतना मीठा पानी मिल रहा है तो उसका खारापन प्रभावित हो रहा है। वो धरती के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। जब धरती का मैग्नेटिक फील्ड प्रभावित होता है तो उससे जो आसमान से आने वाली कॉस्मिक रेज है, वो रेज धरती पे ज्यादा आती है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा रक्षा कवच है। जब वो रेज ज्यादा आएगी तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होंगी, हमारी फसलें कमजोर होंगी। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके प्रभावित होने की वजह से हमारे उपग्रहों का परिचालन, हमारे हवाई जहाज वगैरह का परिचालन, हमारा मोबाइल फोन है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये सब डिस्टर्ब हो सकती है। इसके साथ साथ में जब इतना मीठा पानी समुद्र में आकर के गिरेगा तो उससे, मीठा पानी तो ऑलरेडी बहुत कम है हमारे पास में, और वो मीठे पानी का एक तरह से बैंक बैलेंस है। वो बैंक बैलेंस हमारा अगर खत्म हो जाएगा तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? हमारी दूसरी जरूरतें हैं उनको कहाँ से पूरा करेंगे? तो ये ग्लेशियर के पिघलने का नुकसान है। ये जो आर्कटिक समुद्र है उसकी जो आइस है उसके ऊपर 0.8% गर्मी का प्रभाव है। और ये जो ग्रीनलैंड में जो एक आइस की पूरी शीट है, उस अगले वीडियो में देखेंगे हम कि वो किस तरह से पिघल रही है। उस शीट, वो जो शीट है उसके ऊपर भी 0.2% इसका असर है। इसी तरह से जो अंटार्कटिका की जो आइस शीट है उसके ऊपर भी 0.2% इसका, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ही इससे प्रभावित हो रही हैं। तो ये जो गर्मी वातावरण में रुक रही है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, वो यहाँ आ रही है। अब वो ग्रीन हाउस गैस निकल कहाँ से रही है? वो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे ये जो गतिविधियों के ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से वो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है। और इस ग्रीन हाउस गैस के निकलने से जो तब्दीली हुई है, इस तब्दीली के हमारे पास में 1880 से लेकर के अब तक के आंकड़े हैं कि धरती कैसे कैसे गर्म हुई है। तो अभी एक छोटा सा वीडियो है 32 सेकंड का मात्र, उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि धरती है वो किस तरह से 1880 से 2020 पिछले 140 साल में गर्म हुई है। और उसमें आप ये देखेंगे कि कितना खतरनाक और तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। अभी हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये बिल्कुल छोटा सा 32 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से धरती है उस पे गर्मी बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती गर्मी से कैसे बर्फ पिघल रही है, साथ ही साथ कैसे चक्रवात आ रहे हैं। और साथ ही साथ अभी पिछले साल हमने देखा कि ब्राजील के अंदर अमेज़न के जो जंगल है उनमें आग लग गई थी। इसी प्रकार से हमने अभी थोड़े समय पहले सुना और अखबारों में पढ़ा भी कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई। तो ये आग है, ये क्यों लग रही है और किस प्रकार से ये विनाश का दायरा है ये बढ़ता जा रहा है, ये इस छोटे से एक वीडियो में नासा ने समझाने का प्रयास किया है। तो बाकी बात इस वीडियो के बाद। ये आग की लपटें जो ब्राजील के जंगलों से निकल रही थी, ये हमारी धरती जो देखिए नीली से कैसे पीली और लाल होती जा रही है। इस वीडियो में नासा ने यह समझाने का प्रयास किया है कि 1880 से लेकर के और 2019 तक किस तरह से वातावरण में तब्दीली आई है।
1880 में जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो धरती है उस पर नीलापन ज्यादा था, अब वो नीलापन खत्म हो गया। वो नीलापन था तापमान जो सामान्य या सामान्य से कम का सूचक। अब क्या हुआ, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग गया। आपने देखा कि सारा इलाका जो है वो पीला और लाल है। तो ये जो लगातार तापमान बढ़ रहा है, इस बढ़ते तापमान का जो कुपरिणाम है वो आप देखिए ये हुआ है कि पिछले 35 साल है वो सर्वाधिक गर्म साल रहे हैं, और उसमें 2016 का साल 1880 से अब तक का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है। और उसके बाद में हमारा पिछला साल 2019 का जो साल था वो दूसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। इस प्रकार पिछले जो 5 साल है वो सर्वाधिक गर्म 5 साल रहे हैं, और पिछला एक दशक है वो सर्वाधिक गर्म एक दशक रहा है 1880 से 2019 तक के जो तापमान के आंकड़े हैं उनके अनुसार। तो ये जो तापमान वृद्धि की भयावह स्थितियां हो रही है ये हमारे समुद्र को तो उबाल ही रही है, साथ ही साथ समुद्र का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, एक तो ग्लेशियर पिघल करके उसमें आ रहे हैं, दूसरी बात ये कि जब जल का तापमान बढ़ता है तो जल फैलता है, तो वो फैलाव भी हो रहा है। तो अगले जो ग्राफिक्स है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और फिर अगली बात में आएंगे। अमेरिका की एक साइंटिफिक एजेंसी है नोआ, जो कि समुद्री सतह के आंकड़े हैं उनको संधारित करती है, और जो भी उसमें परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को बताती है और उसके ऊपर अनुसंधान करती है। ये जो नोवा का मैप हमारे सामने है, इस मैप में आप देखिए कि ये जो जितने तीर के निशान ऊपर की तरफ है, इसका अर्थ ये है कि इन स्थानों के ऊपर पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की जो सतह है वो ऊपर उठी है, जल स्तर ऊंचा आया है। इसमें हम अगर भारत की बात करें तो इस मैप में ये हमारा भारत है, इसको एनलार्ज करके और आपको दिखाया जा रहा है। तो भारत में अगर हम देखें तो सिर्फ एक जगह को छोड़ करके और बाकी सभी जगह जल स्तर ऊपर उठा है। अब जल स्तर ऊपर उठने का क्या नुकसान होता है, ये जो पास का कोस्टल एरिया तटीय इलाका है, ये तटीय इलाका आने वाले एक समय में डूब सकता है अगर यही रफ्तार रही जल स्तर के ऊपर उठने की। तो जब ये तटीय इलाका डूबेगा तो कितने तो हमारे संसाधन नष्ट होंगे, यहाँ की जनसंख्या है वो फिर मैदानी इलाकों की तरफ माइग्रेट करेगी, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा, और इसके अलावा भी कई इसके नुकसान होंगे। अब ये जो एरो है इसमें से हम किसी भी तीर को अगर टच करते हैं तो वो हमें स्थिति बताता है। जैसे हमने इस तीर को टच किया है तो ये चेन्नई मद्रास का हिस्सा है, और वहां पे ये इन्होंने इसका पूरा विवरण दिया है 1916 से लेकर के और 2014 तक का तापमान का इन्होंने बताया है। और इसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो समुद्र की सतह है वो उसमें 0.18% जो है वो अंतर आया है पिछले 100 साल में, इतनी सतह ऊपर उठी है। तो इस तरह का ये जो पूरा का पूरा विवरण है, ये विवरण हमें ये बताता है कि पूरी दुनिया में आप देखिए कि किस तरह से जो समुद्र की सतह है वो ऊपर उठ रही है। इस सतह के ऊपर उठने से पूरी दुनिया में अवांछित परिवर्तन आ रहे हैं, और ये अवांछित परिवर्तन हम सब के लिए चिंता का विषय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम वो कौन से तरीके हैं जिनको अपना करके और इन अवांछित परिवर्तनों का मुकाबला कर सकते हैं या स्थितियों को हम सामान्य की तरफ ले जा सकते हैं। तो अब हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। अपनी बात की शुरुआत में मैंने जो 3 शब्द बोले थे, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पर्यावरणीय लोचशीलता और जलवायु सशक्तिकरण, वो 3 शब्द ही हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जब पर्यावरण के प्रति हमारे मन में संवेदना का भाव आता है तो उस संवेदना से हम हमारे आसपास के परिवेश के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और जब हम सोचते हैं तब हमें लगता है कि ये पौधा है, ये जल क्यों रहा है, ये कम क्यों बढ़ रहा है,
पड़ोस के घर में नींबू लग रहे हैं, मेरे यहाँ क्यों नहीं लग रहे, मेरे घर में चिड़िया के घोंसले कम कैसे है, मेरे यहाँ इन सालों में तितलियों की संख्या कम क्यों हो गई है। जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो वो संवेदनशीलता हमें काम करने को प्रेरित करती है, पर्यावरण के बारे में एक्शन लेने को प्रेरित करती है। जैसे ही हम पर्यावरण के लिए एक्शन लेते हैं, अपने आसपास के हिस्से को ठीक करना शुरू करते हैं, वैसे ही हम पर्यावरणीय परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन के प्रति सशक्त हो जाते हैं। यह सशक्तिकरण कोई बाहर से उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है, इसकी शुरुआत हमें हमारे जीवन से करनी होगी। चूंकि पर्यावरण है वो सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में खराब होता है, इसलिए मनुष्य के दिमाग को ठीक करना जरूरी है। और मनुष्य का दिमाग कैसे ठीक होगा, वो होगा सामाजिकरण की प्रक्रिया से। इसलिए अब तक जो पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक, तकनीकी और आर्थिक प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों को सामाजिक या सामुदायिक प्रयास के द्वारा सप्लीमेंट करने की जरूरत है। अदरवाइज वो प्रयास है वो अपेक्षित परिणाम हमें दे नहीं पाएंगे। तो वो सामाजिक प्रयास कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर हम अगले 2 मिनट में चर्चा करते हुए अपनी बात को खत्म करेंगे। एक सामाजिक प्रयास पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में पिछले 15 सालों से मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ मिलकर के कर रहा हूं, जिसका नाम है पारिवारिक वानिकी। पारिवारिक वानिकी का मतलब है पेड़ और पर्यावरण को परिवार से जोड़ना। हम इसके तहत ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका परिवार तब तक अधूरा है जब तक उसमें कोई ग्रीन मेंबर, हरित सदस्य उसका हिस्सा नहीं है। वो ग्रीन मेंबर कोशिश करें कि फल का पौधा हो, क्योंकि अगर फल का पौधा आपके यहाँ लगेगा, आपको फल खाने को मिलेंगे, पक्षियों को भी फल खाने को मिलेंगे, जैव विविधता बढ़ेगी, आपके परिवार का पोषण स्तर भी बढ़ेगा। तो हम अगर हमारे घर और उसके आसपास अपने हिस्से का जंगल विकसित करें, हमारे स्कूल और कॉलेजेस के जितने भी संस्थान हैं उनमें हम अगर संस्थागत वन विकसित करें, हमारे 30 त्योहार, रीति रिवाज को पेड़ और पर्यावरण से जोड़ें, हमने जो पटाखे चलाने की गलत परंपरा शुरू कर रखी है, चाहे विवाह हो, चाहे दिवाली का त्यौहार हो, चाहे नव वर्ष हो, या कोई और किसी की राजनीतिक दल की जीत हो, या कोई और व्यक्तिगत उपलब्धि हो, उसको हम जब पटाखे चला के मनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हमारी उस थोथी खुशी के बदले में पटाखे चला करके और असंख्य निरपराध जीवों को आतंकित करते हैं, उनको मारते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल टॉर्चर है। उस चीज को हम समझें, हमारे हिस्से के हम ग्रीन कदम उठाएं, उसके लिए कोशिश ये करें कि अनावश्यक बिजली कहीं जल रही है उसको बंद करें, छोटी छोटी दूरी की यात्रा है, आधा किलोमीटर कोशिश करें उसको पैदल हम पूरा करें। तो इस तरीके से हम हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको समझें, इच्छाओं पर नियंत्रण करें, तो समाधान की राह निकलती है। पारिवारिक वानिकी किस तरह के बदलाव ला रही है, उन बदलावों को अगली कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे। ये स्लाइड है, इसका नाम है इको सिविलाइजेशन। जब परिवार पेड़ से जुड़ता है तो एक नई तरह की पारिस्थितिकी सभ्यता का विकास शुरू होता है। जब इस तरह की संवेदना आती है कि घर चाहे पक्का हो पर रूख बिल्कुल सुरक्षित और हरा भरा होना चाहिए, जब नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी मिलती है पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में, तो इको सिविलाइजेशन शुरू होता है। ये इको सिविलाइजेशन का जो एक्शन है, ये इको सिविलाइजेशन का एक्शन जब हम इसको सामूहिक रूप से मनाते हैं तो ये कि हमारे समुदाय का हरित गान बन जाता है, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। और ये सिलसिला जब हमारे स्कूल के साथ में जुड़ता है तो वो हरित सामाजिकरण कहलाता है। हरित सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया में पेड़ को शामिल करना है, ताकि जैसे जैसे ये इनके हाथ के पौधे जमीन में लग के पेड़ बने, वैसे वैसे ये अंदर से भी हरे भरे हों, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा कल का भविष्य है। हमारे जो बड़े पेड़ हैं उनको भी हमारे प्यार, सम्मान और संरक्षण की जरूरत है। तो हम हमारे रक्षाबंधन जैसे जो समृद्ध त्योहार हैं, उन त्योहारों को हम पेड़ के साथ मनाकर उनकी देखभाल कर हमारी पर्यावरणीय संवेदनशीलता है उसको बढ़ा सकते हैं। जब हम हमारे आसपास स्थित दूसरे जीवों से जुड़ते हैं तब हमें पर्यावरण का असली महत्व पता लगता है। पश्चिमी राजस्थान में 2 ऐसे तबके हैं, बिश्नोई और जसनाथी, जो हिरणों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया है परिवार के स्तर पर कि हिरण बचेंगे तो खेजड़ी बचेगी और खेजड़ी बचेगी तो हम बचेंगे।
तो हिरण जो है, हिरण और खेजड़ी वो राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में पर्यावरण के मूल में है, पर्यावरण यहाँ का इनसे शुरू होता है। तो इसलिए इनको बचाना जरूरी है, और इनको तभी बचा सकते हैं जब हम इनको हमारे घर का सदस्य समझें। जब माँ इस तरह से दुलारती है तो बच्चे होते हैं वो निश्चित रूप से कुछ सार्थक सीखते हैं। हमारे रीति रिवाज जब हमारे घर से हमारे किसी अपने का साथ खत्म हो जाए तो उनकी स्मृति में पौधे लगाना एक सबसे बेहतर तरीका है, उनको अपनी स्मृति में बनाए रखना और साथ में खुद को पर्यावरण संवेदी के रूप में आगे बढ़ाना। हमारे घर में हम छोटी छोटी पौधों की पौधशालाएं तैयार कर सकते हैं। हम इन दिनों में जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उनकी गुठलियां लगा करके और इस तरह से जामुन के पौधे तैयार कर सकते हैं, हमारे आसपास लगा सकते हैं, हमारे परिचितों को गिफ्ट कर सकते हैं। और जब बड़े ऐसा काम करते हैं तो बच्चे निश्चित रूप से और अधिक रुचि से ऐसा करते हैं, और यही वो संस्कार है जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दे करके और उन्हें कल के बदलते वातावरण के लिए अधिक सक्षम बना सकते हैं। और मेरे ख्याल में यही वो असली संपदा है जिसकी आज की छोटी पीढ़ी और कल की भावी पीढ़ी को सबसे ज्यादा जरूरत है। महिला सशक्तिकरण का एक पक्ष हरित सशक्तिकरण भी होना चाहिए, क्योंकि जब घर के अंदर फल के पेड़ लगेंगे तो महिलाएं शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होंगी। कहने की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा एनीमिक है। क्यों? क्योंकि उनके भोजन में पोषक तत्वों का हमेशा अभाव रहता है। ये एक जरिया है फलदार पौधे जिनके द्वारा हम हमारे घर में पोषण की एक निश्चित मात्रा को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग अगर ताश खेलना छोड़ करके हाथ में पेड़ पकड़ लें और हमारे शमशान घाट, हमारे गांव का स्कूल और दूसरे हमारा पंचायत घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जितने भी सार्वजनिक स्थान है उनमें पेड़ लगाएं और उनकी अगर सुरक्षा करें तो वो जो ग्रीन लेगेसी हरित विरासत छोड़ के जाएंगे उस पे हर एक को नाज होगा। और यही वो तरीका है जिसके द्वारा वो हमसे बड़े होने का जो उनका भाव है उस भाव को हमारे सामने रख सकते हैं। वास्तव में वो बड़े हैं ये सबूत दे सकते हैं। और ये सब करने से तब्दीली आती है। अगर मन में भाव मजबूत हो तो हाथ का पौधा जमीन में लग के पेड़ बनता है। ये राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर का कैंपस, जिसमें मैंने मेरे विद्यार्थियों की मदद से 90 किस्मों के 3000 से अधिक पेड़ बड़े कर दिए हैं। ये इस बात को अपने आप में साबित करता है कि अगर जज्बा हो तो निश्चित रूप से पौधा पेड़ बनता है। अब इसी जज्बे की जरूरत है, और इसी जज्बे का जो नाम है वो नाम है पारिवारिक वानिकी। और यही वो तरीका है जो पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पर्यावरणीय लोचशीलता और जलवायु सशक्तिकरण का रास्ता दिखाता है। तो आइए इस पर्यावरण दिवस की थीम प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर, उससे जुड़ें और हम अपने आसपास को सहेजें। इस वीडियो को बनाने में MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये उन्हीं का है जिसको इस्तेमाल करके और मैं मेरी बात को ठीक तरीके से आपके साथ में साझा कर पाया हूं। आपने इसको देखा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और ये रिसोर्सेज उपलब्ध करवाने के लिए MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर के प्रबंधक और मेरे आदरणीय श्रीमान निहाल जी बिश्नोई भाई साहब का और उनके सुपुत्र श्री मनीष जी बिश्नोई का बहुत बहुत धन्यवाद। हरित प्रणाम।